रात का आसमान जब साफ होता है तो हमें लगता है जैसे सब कुछ शांत है, जैसे वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ काली खाली जगह, दूर दूर तक फैला अंधेरा, कुछ चमकते तारे और बीच में अनंत सन्नाटा। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे स्पेस में कुछ भी नहीं है, जैसे सब कुछ थिन एयर से बना हो। लेकिन असल सच बिल्कुल उल्टा है। यह खालीपन सच में खाली नहीं है। वहां गैस है, डस्ट है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इनविजिबल रेडिएशन है और सबसे बड़ी ताकत है ग्रेविटी, जो हर चीज को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचती रहती है। यही हिडन मटेरियल एक दिन मिलकर प्लैनेट्स बनाता है, स्टार्स बनाता है और उसी प्रोसेस से हमारी अर्थ भी बनी। करीब 4.6 बिलियन साल पहले आज का हमारा सोलर सिस्टम मौजूद नहीं था। यहाँ कोई सन नहीं था, कोई प्लैनेट नहीं था, कोई ऑर्बिट नहीं थी। इस पूरे रीजन में सिर्फ एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड तैर रहा था। यह क्लाउड हाइड्रोजन गैस, हीलियम और डस्ट पार्टिकल से भरा हुआ था। इसका साइज इतना बड़ा था कि उसे लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता था। यह क्लाउड ठंडा था, डार्क था और धीरे धीरे स्पेस में ड्रिफ्ट कर रहा था। बाहर से देखने पर यह बस एक धुंध जैसा पैच लगता था, लेकिन इसके अंदर फ्यूचर स्टार्स और प्लैनेट्स का रॉ मटेरियल छुपा था। समय के साथ इस क्लाउड के अंदर छोटे छोटे डिस्टरबेंसेस शुरू हुए। पास से किसी सुपरनोवा ब्लास्ट की शॉक वेव गुजरी, जिसने इस शांत क्लाउड को हिला दिया। अचानक कुछ हिस्सों में डेंसिटी बढ़ने लगी। जहां डेंसिटी बढ़ी वहां ग्रेविटी मजबूत हो गई। ग्रेविटी ने आसपास की गैस और डस्ट को और ज्यादा खींचना शुरू कर दिया। यह चेन रिएक्शन की तरह काम करता गया। जितना मटेरियल इकट्ठा होता, ग्रेविटी उतनी स्ट्रांग होती जाती। धीरे धीरे पूरा क्लाउड कोलैप्स होने लगा। लाखों सालों तक यह कोलैप्स चलता रहा और सेंटर में मटेरियल जमा होकर बहुत ज्यादा डेंस और गर्म हो गया। इसी सेंटर में एक ब्राइट ऑब्जेक्ट पैदा हुआ, जिसने पहली बार लाइट एमिट की। यह कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं था, यह हमारा फ्यूचर स्टार था, यानी सन। शुरुआत में यह सिर्फ एक प्रोटोस्टार था, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता गया, अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया। हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगे और ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज हुई। अचानक डार्कनेस के बीच एक तेज चमक पैदा हुई। यह मोमेंट सोलर सिस्टम की असली शुरुआत थी। सन के बनने के बाद भी सारा मटेरियल उसमें नहीं गया। बहुत सारी गैस और डस्ट बच गई, जो उसके चारों तरफ घूमने लगी। ग्रेविटी और रोटेशन की वजह से यह मटेरियल एक फ्लैट डिस्क में फैल गया, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। अगर कोई उस समय वहां होता तो उसे ऐसा दिखता जैसे एक चमकते स्टार के चारों तरफ धूल और धुएं की विशाल रिंग घूम रही हो। यही डिस्क आगे चलकर प्लैनेट्स की फैक्ट्री बनने वाली थी। इस डिस्क में छोटे छोटे पार्टिकल्स लगातार कोलाइड कर रहे थे। शुरुआत में यह ग्रेन्स इतने छोटे थे कि उनका साइज माइक्रोमीटर लेवल का था, लेकिन जब दो पार्टिकल्स टकराते तो स्टैटिक फोर्सेस उन्हें चिपका देती। वे अलग होने की बजाय एक साथ जुड़ जाते, फिर 3 जुड़ते, फिर 10, फिर 1000। धीरे धीरे डस्ट क्लम्प्स बनने लगे। ये क्लम्प्स पेबल बने, पेबल रॉक्स बने और रॉक्स बड़े बोल्डर्स में बदलने लगे। यह प्रोसेस बहुत स्लो था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस था। लाखों साल तक सिर्फ टकराव और जुड़ने का खेल चलता रहा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स बड़े होते गए, उनकी ग्रेविटी भी बढ़ने लगी। अब वे सिर्फ चिपक नहीं रहे थे, बल्कि एक्टिवली आसपास की चीजों को खींच रहे थे। यह स्टेज अक्रीशन कहलाती है। हर कोलिजन से साइज बढ़ता गया। कुछ बॉडीज किलोमीटर साइज तक पहुंच गईं। इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे वर्ड्स जैसे थे, जो डिस्क में हाई स्पीड से घूम रहे थे। अब टक्करें जेंटल नहीं रही, हर इम्पैक्ट वायलेंट था। एनर्जी रिलीज होती, सरफेस पिघलती, फ्रैगमेंट्स उड़ते, फिर दोबारा जुड़ते। इस केओटिक एनवायरनमेंट में कोई शांति नहीं थी। हर दिशा से ऑब्जेक्ट्स आकर टकरा रहे थे। कभी दो बॉडीज मर्ज हो जाती, कभी टूटकर कई टुकड़ों में बट जाती। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ग्रोथ का था। जो ऑब्जेक्ट थोड़ा भी बड़ा हो जाता, वह ज्यादा मटेरियल अट्रैक्ट करता और तेजी से बढ़ता। इसी तरह डिस्क के इनर रीजन में, जहां टेम्परेचर ज्यादा था, रॉकी मटेरियल डोमिनेट करने लगा। यहीं से फ्यूचर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बनने लगे। इन्हीं टक्करों के बीच एक खास रीजन में मटेरियल तेजी से जमा होने लगा। बार बार की कोलिजन्स ने एक ग्रोइंग मास को जन्म दिया। शुरुआत में वह सिर्फ कुछ किलोमीटर्स का था, फिर 100 किलोमीटर्स, फिर 1000 किलोमीटर्स। हर इम्पैक्ट से उसकी सरफेस गर्म होती गई। काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल रही थी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हीट जनरेट कर रहे थे। कुछ ही समय में यह ऑब्जेक्ट इतना गर्म हो गया कि इसका आउटर लेयर पिघलने लगा। यह अब सॉलिड रॉक नहीं रहा, बल्कि मोल्टन लावा का एक विशाल गोला बन गया। यह अर्ली अर्थ का एम्ब्रियो था, लेकिन अभी इसे प्लैनेट कहना जल्दी था। इसका शेप स्टेबल नहीं था। इसकी सरफेस लगातार एक्सप्लोड हो रही थी। स्पेस से एस्टेरॉइड्स आकर टकराते, क्रेटर बनते, लावा बाहर निकलता।
हर टक्कर इसे और बड़ा बना रही थी। यह एक फायरबॉल जैसा दिखता जो सन के चारों तरफ तेज गति से घूम रहा था। कोई ओशन नहीं, कोई एयर नहीं, सिर्फ ग्लोइंग रॉक और फ्लोइंग मैग्मा। इस समय सोलर सिस्टम का पूरा इनर रीजन डेंजरस बैटलफील्ड जैसा था। कई दूसरे प्लैनेट एम्ब्रियोज भी बन रहे थे, वे भी एक दूसरे से टकरा रहे थे। कभी कभी दो बड़े बॉडीज पास आते और ग्रेविटी की वजह से उनका ऑर्बिट बदल जाता। कुछ सन में गिर जाते, कुछ बाहर फेंक दिए जाते और कुछ मिलकर और बड़े बन जाते। सर्वाइवल का रूल सिंपल था, जो बड़ा है वही बचेगा। छोटे ऑब्जेक्ट्स या तो एब्जॉर्ब हो जाते या डिस्ट्रॉय हो जाते। धीरे धीरे यह ग्रोइंग बॉडी बाकी आसपास के मटेरियल को साफ करने लगी। उसने अपनी ऑर्बिट के आसपास का ज्यादातर डस्ट और रॉक्स अट्रैक्ट कर लिया। उसका मास इतना बढ़ गया कि अब वह क्लियरली एक प्लेनेट बनने की दिशा में था। उसकी ग्रेविटी मजबूत थी, शेप राउंड होने लगा था और इंटीरियर डिफरेंशिएट होने लगा था। हैवी एलिमेंट्स सेंटर की तरफ डूब रहे थे और लाइटर मटेरियल ऊपर आ रहा था। कोर और मेंटल की स्ट्रक्चर बन रही थी, लेकिन अभी भी सरफेस नरक जैसी थी। टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंचता था। मोल्टन लावा रिवर्स की तरह बह रहा था। ऊपर से लगातार बॉम्बार्डमेंट जारी था। स्पेस का यह फेज बाद में हैवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से जाना गया। हर कुछ समय बाद एक नया इंपैक्ट पूरी सरफेस को फिर से पिघला देता। किसी भी तरह की स्टेबल क्रस्ट बनने की कोशिश तुरंत खत्म हो जाती। यही वो समय था जब हमारी फ्यूचर अर्थ धीरे धीरे अपनी असली पहचान बना रही थी। वह थिन एयर से नहीं बनी थी, बल्कि गैस, डस्ट, ग्रेविटी और काउंटलेस वायलेंट कोलिजन्स के कॉम्बिनेशन से तैयार हो रही थी। अभी ओशंस और एटमॉस्फेयर आने बाकी थे, मून का जन्म भी बाकी था और लाइफ तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन रॉ प्लैनेट अब मौजूद था, मॉल्टन, अनस्टेबल और एनर्जी से भरा हुआ, सन की रोशनी में चमकता हुआ, जैसे क्योस के बीच एक नया वर्ल्ड आकार ले रहा हो। समय के साथ बड़े ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह सेटल होने लगे, छोटी डेब्री कम होने लगी, लगातार टकरावों की जगह धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने लगी। सोलर सिस्टम पहले जैसा बेकाबू नहीं रहा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। इनर सोलर सिस्टम में अभी भी कई प्लैनेट एम्ब्रियोज भटक रहे थे। ये बॉडीज लगभग मार्स साइज तक की थी और सन की चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम रही थी। उनकी ग्रेविटी कभी कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देती थी। ऑर्बिट्स क्रॉस हो जाती थीं और फिर अचानक बेहद वायलेंट एनकाउंटर्स होते थे। अर्थ भी इस खतरे से दूर नहीं थी। उसकी ऑर्बिट के पास एक और मैसिव बॉडी लंबे समय से घूम रही थी। साइंटिस्ट्स उसे आज थिया के नाम से जानते हैं। यह ऑब्जेक्ट लगभग मार्स जितना बड़ा था और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ के बेहद करीब बना रहा, जैसे दो वर्ल्ड्स एक ही रास्ते पर चल रहे हों और बस एक गलत मोमेंट का इंतजार कर रहे हों। फिर एक दिन जियोमेट्री और ग्रेविटी ने दोनों को एक ही रास्ते पर ला दिया। थिया और अर्थ के बीच डिस्टेंस तेजी से कम होने लगा। दोनों की स्पीड कई किलोमीटर पर सेकंड थी। इतनी हाई स्पीड पर कोई भी टक्कर साधारण नहीं हो सकती थी। कुछ ही घंटों में दोनों बॉडीज कोलाइड कर गईं। यह कोलिजन सोलर सिस्टम के सबसे वायलेंट इवेंट्स में से एक था। एनर्जी रिलीज इतनी ज्यादा थी कि दोनों की आउटर लेयर्स इंस्टेंट मेल्ट और वेपोराइज हो गईं। स्पेस में मोल्टन रॉक और वेपराइज्ड मटेरियल का विशाल क्लाउड फैल गया। अर्थ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बाहर चला गया। थिया लगभग पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन यह मटेरियल खोया नहीं। ग्रेविटी ने उसे वापस पकड़ लिया। डेब्री अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमने लगा। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, फिर कुछ सालों में यह मटेरियल आपस में कोलाइड करता रहा, चिपकता रहा और एक रिंग की तरह सेटल हो गया। धीरे धीरे यह रिंग एक सिंगल बॉडी में बदलने लगी। यही बॉडी आगे चलकर मून बनी। मून का बनना अर्थ के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यह सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, इसका मास इतना था कि उसने अर्थ की रोटेशन को स्टेबलाइज किया। अगर मून ना होता तो अर्थ की एक्सिस बार बार टिल्ट होती रहती, क्लाइमेट बहुत अनस्टेबल होता और लॉन्ग टर्म लाइफ शायद डेवलप नहीं हो पाती। उस समय यह सिर्फ ग्लोइंग रॉक का गोला था, लेकिन आने वाले अरबों सालों में यही अर्थ का सबसे स्थिर साथी बनने वाला था। इस जाइंट इम्पैक्ट का एक और बड़ा इफेक्ट हुआ। कोलिजन की हीट ने पूरी अर्थ को दोबारा ऑलमोस्ट मेल्ट कर दिया। सरफेस फिर से मैग्मा ओशन बन गई, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी। बड़े इम्पैक्ट्स अब कम हो चुके थे। सोलर सिस्टम पहले जितना क्राउडेड नहीं था, इसलिए अर्थ को पहली बार लंबे समय तक कूल होने का मौका मिला। धीरे धीरे आउटर लेयर से हीट स्पेस में रेडिएट होने लगी। हजारों सालों में टेम्परेचर कम होने लगा। मॉल्टन सरफेस पर थिन सॉलिड क्रस्ट बनने लगी। क्रस्ट बार बार टूटती, फिर जमती और फिर टूटती, लेकिन हर साइकिल में स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ती गई। वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत इंटेंस थी। हर जगह से लावा फाउंटेन्स निकल रहे थे। गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही थी। इन गैसेस में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कई केमिकल कंपाउंड्स शामिल थे।
यही गैसेस मिलकर अर्थ का पहला एटमॉस्फेयर बना रही थी। यह एटमॉस्फेयर आज जैसा ब्रीदेबल नहीं था, लेकिन यह फ्यूचर ओशंस के लिए जरूरी रॉ मटेरियल लेकर आई थी। जैसे जैसे सरफेस ठंडी हुई, एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होने लगा, क्लाउड्स बनने लगे। शुरुआत में यह सिर्फ धुंध जैसा था, लेकिन टेम्परेचर और कम होते ही हैवी बारिश शुरू हो गई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, यह हजारों साल तक लगातार चलने वाली रेनफॉल थी। इमेजिन करो, पूरे प्लेनेट पर नॉन स्टॉप स्टॉर्म्स चल रहे हो, पानी गिर रहा हो, भाप बन रहा हो, फिर गिर रहा हो। धीरे धीरे लो एरियाज में पानी जमा होने लगा। लाखों सालों में यही पानी मिलकर पहले ओशंस बने। अर्थ पहली बार ब्लू दिखने लगी। जहां पहले सिर्फ ग्लोइंग लावा था, वहां अब लिक्विड वाटर की गहरी सतह थी। यह मोमेंट अर्थ की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। पानी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, केमिकल्स डिसॉल्व करता है और रिएक्शंस को पॉसिबल बनाता है। बिना वाटर के लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ओशंस बनने के साथ ही प्लैनेट की कंडीशंस ड्रास्टिकली बदल गई। अब सरफेस पर एनर्जी सोर्सेस मौजूद थे। वॉल्केनोज हीट दे रहे थे, लाइटनिंग एटमॉस्फेयर में स्पार्क पैदा कर रही थी और सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन केमिकल रिएक्शंस को ड्राइव कर रही थी। ओशंस में डिसॉल्व्ड मिनरल्स और गैसेस मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। सिंपल कार्बन कंपाउंड्स धीरे धीरे लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदल रहे थे। यह सब रैंडमली नहीं हो रहा था। फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स नेचुरल तरीके से इन रिएक्शंस को गाइड कर रहे थे। समय के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स ने सेल्फ असेंबली दिखानी शुरू की। फैटी लेयर्स बबल की तरह स्ट्रक्चर्स बना रही थी। इनके अंदर केमिकल्स ट्रैप्ड हो सकते थे। यह प्रिमिटिव कंपार्टमेंट थे जो फ्यूचर सेल्स की तरह बिहेव करते थे। ओशंस के किनारों, शैलो पूल्स और हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास रिएक्शंस और फास्ट हो रही थी। वहां टेम्परेचर ग्रेडियंट और मिनरल्स एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। यही लोकेशंस लाइफ की शुरुआत के लिए आइडल बन गई। करोड़ों सालों की केमिस्ट्री के बाद फाइनली पहला सिंपल लिविंग सिस्टम पैदा हुआ। ये बहुत टाइनी था, माइक्रोस्कोप के बिना दिखाई भी नहीं देता, लेकिन इसमें रिप्लिकेशन की एबिलिटी थी। यह खुद को कॉपी कर सकता था। यही लाइफ की असली डेफिनेशन है। यह पहला सेल अर्थ के इतिहास का सबसे बड़ा माइलस्टोन था। अब प्लेनेट सिर्फ रॉक और वाटर नहीं रहा, अब यहाँ बायोलॉजी शुरू हो चुकी थी। इन प्रिमिटिव सेल्स ने धीरे धीरे इवॉल्व करना शुरू किया। कुछ ने एनर्जी के लिए केमिकल्स यूज किए, कुछ ने सनलाइट का यूज करना सीख लिया। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हुई। इससे ऑक्सीजन रिलीज होने लगी। शुरुआत में ऑक्सीजन ओशंस में डिसॉल्व होती रही, लेकिन बाद में एटमॉस्फेयर में जमा होने लगी। धीरे धीरे स्काई की केमिस्ट्री बदल गई। प्लेनेट का एनवायरनमेंट लाइफ फ्रेंडली बनता गया। अर्थ अब पूरी तरह अलग दिखती थी। ऊपर क्लाउड्स, नीचे ओशंस, बीच में कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे। क्रस्ट प्लेट्स मूव कर रही थीं। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुका था जो हार्मफुल रेडिएशन से सरफेस को प्रोटेक्ट कर रहा था। मून टाइड्स क्रिएट कर रहा था जो ओशंस को मिक्स कर रहा था और कोस्टल रीजन्स में केमिस्ट्री को एक्टिव रख रहा था। ये सारे फैक्टर्स मिलकर अर्थ को स्टेबल बना रहे थे। अब यह साफ था कि अर्थ किसी मिरेकल से नहीं बनी, यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का रिजल्ट थी। गैस से डस्ट बनी, डस्ट से रॉक्स बने, रॉक्स से प्लैनेट बना, प्लैनेट से ओशंस बने, ओशंस से केमिस्ट्री शुरू हुई और उसी केमिस्ट्री से लाइफ पैदा हुई। हर स्टेज पिछले स्टेज पर डिपेंड थी। अगर एक भी स्टेप मिस होता तो आज की दुनिया शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज जब हम रात में आसमान देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ब्लू प्लैनेट नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में इसकी कहानी बिलियंस ऑफ ईयर्स के वायलेंट इवेंट्स, हीट इंपैक्ट्स और स्लो कूलिंग से भरी है। थिन एयर जैसा जो खालीपन हमें दिखता है, उसी में छुपे पार्टिकल्स ने ग्रेविटी के साथ मिलकर इस दुनिया को बनाया। वही पार्टिकल्स आज माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं और वही एटम्स हमारे शरीर का हिस्सा हैं। अर्थ की बर्थ किसी फैंटेसी कहानी का रिजल्ट नहीं, बल्कि प्योर साइंस की एक रियल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का नतीजा है जो आज भी क्वाइटली जारी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।